वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में जो अकाउंट्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं और इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और +1 के स्टूडेंट्स नए होते हैं तो उनको इन वर्ड्स के मीनिंग कुछ पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो इसमें वर्ड आता है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और मैंने अपनी शॉप के लिए कुछ सामान खरीदा, जैसे कुछ आपके रजिस्टर्स परचेज किए, मार्कर्स परचेज किए, पेंसिल्स, बॉल पेन्स, स्टेशनरी का जितना भी सामान होता है वो सारा मैंने परचेज किया। ठीक है। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे अपना बिजनेस तो चलाना ही है, सामान तो सेल करने, और चोरी चोरी सब जगह सामान सेल हो रहा है, आपको भी पता ही है। तो ऐसे ही मैंने भी अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ जो सामान ज़रूरी था वो मैंने अपने घर पे रख लिया, जिसमें मैंने 4 रजिस्टर रख लिए, एक पेंसिल की डिब्बी रख ली, बॉल पेन्स रख लिए, कुछ मार्कर्स रख लिए, यानी अपने घर में इस्तेमाल कर लिए। तो अब जब मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी तो जो सामान मैंने अपने घर में रखा है दैट इज नॉट माई बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो सामान मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, उसे बेचना नहीं है। बट जो सामान रिमेनिंग है जो मैंने अपनी शॉप पे रखा सेल करने के लिए, वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाती है। ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारी होती है हम इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसको मनी में वैल्यू किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय 2 पार्टीज, जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और जिसे रिकॉर्ड किया जाता है एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिन्हें अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड इट इज कंसर्न्ड विद मनी और मनी वर्थ, यानी कि या तो कैश होएगा, यानी मतलब जो भी आइटम है उसको मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर कैश है तो कैश तो ऑलरेडी मनी ही है, और अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो उसे हम सेल करेंगे तब भी वो कैश पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब हमारा सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वर्ड इज प्रोपराइटर। सेकेंड वर्ड इज प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या है? वो व्यक्ति जो बिजनेस का मालिक है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, यानी मालिक है बिजनेस का। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल, in the business, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। अब कैपिटल क्या होती है ये हमारा अगला वर्ड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो पर्सन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लगाता है, एंड बियर करता है ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का सारा रिस्क लेता है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। कैपिटल मीन्स पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस शुरू करता है रिस्क लेकर। रिस्क किस चीज का? कि जो बिजनेस शुरू किया है वो चलेगा या बंद हो जाएगा, यानी उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। तो ये भी एक तरह का रिस्क ही होता है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस पर्सन को
क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड प्रोपराइटर, ठीक है। और ओनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोपराइटर की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर और ओनर। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल अगर हम हमारी आम भाषा में कहें तो कैपिटल का मतलब ये है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बिना पैसों के बिजनेस की शुरुआत नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। और अकाउंटिंग की भाषा में हम इसे कैसे लिखेंगे? अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, ठीक है। अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर in the business is called capital. It may be in form of cash, ठीक है, in form of cash और asset, कैश और एसेट के साथ हम ब्रैकेट में कर देंगे हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, यानी मनी में उसकी वैल्यू हो, ठीक है। मनी में हम उसकी अमाउंट को उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकें। जैसे मान लो बिजनेस में हमने हमारा घर वेकेंट पड़ा था तो वो हमने दुकान चलाने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उस बिल्डिंग की कीमत कितनी है? वो 5 लाख की है, ठीक है। तो उसे हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इन फॉर्म ऑफ कैश, पैसे के रूप में हो सकती है, और एसेट्स, ठीक है, या फिर एसेट्स हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो और इन फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक है। अब ये गुड्स क्या होती है? ये हमारा अगला वर्ड है, हम इस पे भी चलेंगे। तो एक तरह से ये जो कैपिटल है, हमने कहा कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट और गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, यानी एंट्रीज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, तो कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा जाता। हमेशा जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ओनर ने तो बिजनेस को पैसा दे दिया चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस को जब भी बिजनेस बंद होगा उसे ये पैसा ओनर को रिटर्न करना होता है। तो इसलिए ये बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज हो सकती है। इट इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और बाय अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है, और ऑल्सो बाय मेकिंग प्रॉफिट्स। मतलब कि हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। सपोज मैंने बिजनेस की शुरुआत में बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया था, 1 साल बाद मैंने 50,000 रुपया और डाल दिया, ठीक है। तो मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया? 5.5 लाख का, यानी बढ़ गया, ठीक है। और मान लीजिए बिजनेस का जब साल खत्म हुआ तो उस साल मुझे जो प्रॉफिट हुआ
वो 80,000 का हुआ। तो 5.5 लाख का मेरा कैपिटल था, 80,000 को मुझे प्रॉफिट हो गया, तो अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, 6,30,000 का। ठीक है, तो चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आप और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इस तरह से आप अपनी जो कैपिटल है उसे बढ़ा सकते हो। इट ऑल्सो डिक्रीजेज, ये डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज कैसे हो सकती है, व्हेन इट इज विड्रॉन, व्हेन इट इज विड्रॉन। यानी मैंने 1 जनवरी को बिजनेस में 1,00,000 रुपया लगाया, ठीक है, और साल का एंड होते होते मैंने वो 1,00,000 रुपया जो है वो बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अपना पैसा निकाल लिया, तो उससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या हो सकता है, अगर प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ सकता है, तो जो अगर हमें लॉसेस होते हैं तो उसमें बिजनेस का कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। और लॉस इनकर्ड इन बिजनेस, अगर बिजनेस में घाटा पड़ता है तो उससे भी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये घाटा कहाँ से पूरा किया जाएगा, ओनर के पैसों में से ही पूरा किया जाता है। ओनर को ही इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं। हमने इसमें एक वर्ड देखा था गुड्स का, है ना, ये रहा आपका गुड्स और एसेट्स। ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राइंग्स। कैपिटल क्या है, वो अमाउंट, वो कैश और वो एसेट invested by owner in the business for business purpose, that is called capital। लेकिन ड्राइंग्स इसके अपोजिट है। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉ कर लेना। ये ड्राइंग पेंटिंग वाली ड्राइंग नहीं है बेटा, ये ड्राइंग है कि मैंने बिजनेस में अपना सारी संपत्ति, जितना पैसा था वो सारा लगा दिया, ठीक है, और महीना जब खत्म हुआ तो घर में मुझे राशन चाहिए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सारा पैसा तो मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो मैंने बिजनेस में से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इसका मतलब any amount withdrawn, any amount withdrawn, और अमाउंट पैसों के अलावा और क्या विड्रॉ कर सकते हैं, गुड्स टेकन, और गुड्स टेकन बाय ओनर। ओनर और प्रोप्राइटर एक ही बात है। ओनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब पहला तो मैंने आपको कैश का तो बता दिया कि राशन लेके जाना था तो पैसे चाहिए थे, तो दुकान के गल्ले में से पैसे निकाल लिए। मान लो हमारा करियाना स्टोर ही है और घर में दाल चावल खत्म थे, तो दाल चावल लेके जाने हैं, तो शाम को एक थैला भरा दाल चावल का और घर ले गए, तो वो क्या है, बिजनेस की गुड्स है, तो आप गुड्स भी घर ले जा सकते हो। ठीक है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल जो है, ओनर की जो कैपिटल है वो कम होती है। अगर बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है, तो अगर बिजनेस में से ओनर कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। It reduces the owner's capital. ओनर की कैपिटल को कम करती है। ठीक है, and it is deducted from capital. It is deducted from capital. कम कैसे करेगी, उसकी कैपिटल में से वो उतना पैसा माइनस कर देगा। अगर कैश लेके गया तो कैश माइनस कर देगा। अगर गुड्स लेके गया है तो गुड्स कितनी वैल्यू की, सपोज 1 किलो दाल ली है, ठीक है, तो 150 रुपए किलो दाल है। और सपोज
70 रुपए किलो चावल है, तो आपका कितना हो गया 150 प्लस 70, 220 रुपए। तो 220 रुपए आपके कैपिटल में से कम कर दिए जाएंगे। लेकिन ये रिड्यूस कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है भैया? बेटा ये जब हमारा सारा बिजनेस का पूरा साल खत्म हो जाता है तो साल के एंड में हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये जानने के लिए जब हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट को फाइनल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी ड्राइंग्स। अब अगले शब्द पे आते हैं हम लोग। हमने बीच में एक शब्द किया था गुड्स का, तो हम पहले गुड्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि गुड्स क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारे अगले वर्ड पे चलेंगे। गुड्स क्या होती हैं? वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ड्राइंग्स की, जब हमने ड्राइंग्स की बात की कि जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जिस आइटम की हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मैं स्टेशनरी का सामान खरीदूंगी। स्टेशनरी के सामान में क्या होएगा? स्टेशनरी के सामान में मेरे पास पेन होंगे, मार्कर होंगे, पेंसिल्स होंगी, ठीक है, इस तरह का कोई बोर्ड हो सकता है, कॉपीज हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं, जितना भी स्टेशनरी का सामान है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या हो जाती हैं? गुड्स हो जाती हैं। ठीक है, इट मीन्स अब हम लिखेंगे कैसे इसको? अगर आपको मान लो शॉर्ट नोट आ जाता है तब कैसे लिखोगे? ठीक है, द थिंग्स और आइटम्स, थिंग्स और आइटम्स, ठीक है, which are purchased or sold by business, ठीक है, यानी कि कोई भी आइटम जो बिजनेस में खरीदी जाती है बेचने के लिए, वो बिजनेस की गुड्स होती है। एंड इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। अब ये दोनों शब्दों में क्या फर्क है? सपोज अगर मेरा कारों का शोरूम है तो मैं कार बनाऊंगी नहीं, ठीक है, मेरे पास मैं डीलर से कारें खरीदूंगी, अपने शोरूम में रखूंगी और कस्टमर को सेल करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, अगर मैं कार मैन्युफैक्चर करती हूँ तो उसके लिए मुझे पार्ट्स चाहिए होंगे, उसकी बॉडी चाहिए होगी, उसके लिए इंजन चाहिए होगा, सीट्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो अगर तो मैंने बना बनाया माल बेचना है तो मैं फिनिश्ड गुड्स परचेज करती हूँ। ठीक है, यानी जो रेडी है, जिन्हें सिर्फ खरीद कर बेचना है। लेकिन रॉ मटेरियल अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर मैं कार मैन्युफैक्चर करती हूँ तो जो उसका सामान एज रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, उसकी बॉडी, उसका इंजन, फिर उन सब चीजों को असेंबल किया जाएगा और एक गाड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज एसेट्स। हमने कैश का तो आपको पता ही है कि कैश क्या होता है। ठीक है, अब हम जो अगले वर्ड पे जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अकाउंटिंग, जो बार बार इस्तेमाल होगा और जिसके रिगार्डिंग बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमारा अगला जो वर्ड है दैट इज
एसेट्स। एसेट्स क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ जी? प्रॉपर्टी, साथ में लिख देते हैं एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस ने खरीदी है बट नॉट फॉर सेल, सेल करने के लिए नहीं, ठीक है, मे बी टेंजिबल मे बी इनटेंजिबल, ठीक है, ये टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। मतलब टेंजिबल जो दिखाई देती है, जिसे छू सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, आप हाथ लगा सकते हो ना, देख सकते हो ना कि हाँ भाई ये फर्नीचर है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये अलमीरा है, ये चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मतलब मेरे बिजनेस की रेप्यूटेशन, मेरे बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, मार्केट में मेरी दुकान कितनी चलती है, मुझे कितना अर्न होता है, मेरे कस्टमर कितने हैं, कितने कस्टमर मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए लॉयल हैं, ठीक है। तो वो गुडविल दिखाई नहीं देती, बट वो मेरे बिजनेस की एसेट होती है। एसेट क्यों होती है? क्योंकि उसको मनी टर्म में वैल्यू किया जा सकता है, मॉनेटरी टर्म में उसे वैल्यू किया जा सकता है, इसलिए वो मेरे बिजनेस की एसेट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करती है, ठीक है। तो इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, capable of being measured in money term, measuring in money term, मनी में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे बिजनेस की गुडविल 5 लाख की है, मैंने जो मशीनरी खरीदी है वो 10 लाख की है, ये जो मेरी बिल्डिंग है ये 50 लाख की है, ठीक है। तो हम इसे मनी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सेकंड करंट एसेट्स, and third one is fictitious assets। कई बार फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है, फिक्स्ड एसेट को कई बार नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। तब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी फिक्स्ड एसेट्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? फिक्स्ड एसेट्स की। तो ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? जो फिक्स रहती हैं, है ना, हमने उसको गम लगा के और चिपका दिया अच्छी तरह से और वो फिक्स हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। गम लगा के जिसे फिक्स कर दे वो हमारी फिक्स्ड एसेट नहीं होती है, ठीक है। तो फिर फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो लॉन्ग पीरियड तक हमारा साथ देती हैं, हमारे बिजनेस में फायदा मिलता है और जिन्हें खरीदा जाता है पर सेल नहीं किया जाता, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी ओन्ड और परचेज्ड बाय ओनर, ठीक है, बाय ओनर बट नॉट फॉर
बट नॉट फॉर रीसेल। आप ओनर की जगह, जहां भी मैंने ओनर शब्द का इस्तेमाल किया ना, वहां आप ओनर की जगह बिजनेस शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई बात करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। ठीक है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस ने परचेज की है, प्रॉपर्टी मीन्स फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल इनटेंजिबल कुछ भी हो सकती है। ठीक है। हमने उसे खरीदा है, बिजनेस ने उसे खरीदा है, पर वो सेल नहीं करना चाहता उसे। ठीक है। लेकिन तो फिर इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी ये फिक्स्ड एसेट। ठीक है। कैसे? मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी क्या काम करेगी, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगी, कोई प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आज मैंने 10 लाख लगा के वो मशीनरी परचेज की और 4 दिन इस्तेमाल की, 5वें दिन उसको मैंने सेल कर दिया, नई मशीनरी लाए। सपोज जैसे सबके घरों में पीसी होते हैं, है ना, आपके कंप्यूटर्स, तो आप कंप्यूटर पे काम करते हो। ये कंप्यूटर आपको आपके वर्किंग में हेल्प करता है, जो आप उसको कुछ इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, आपके बिजनेस के लिए क्या है, वो फिक्स्ड एसेट है। सपोज आप सर्विस, आपका जो बिजनेस है वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज मैं होटल्स की बुकिंग करती हूँ, जैसे ओला कैब वाले हैं तो आपके लिए ओला कैब बुक करते हैं, ऐप बनी हुई है ना। ठीक है। तो आप उसे कहाँ यूज करते हो, अपने मोबाइल्स पे या पीसी पे यूज करते हो। ठीक है। तो आपका इंटरनेट सिस्टम है पूरा, तो आप वो सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो। आज आपने खरीदे वो सॉफ्टवेयर, क्या आप उस सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हो? नहीं। आप उन सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ, उन एप्स की हेल्प के साथ, उन कंप्यूटर्स की हेल्प के साथ अपना बिजनेस चला रहे हो, यानी अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। इसे फिर आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है, फिक्स्ड एसेट को ही क्लासीफाई किया गया है टेंजिबल, टेंजिबल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बहुत सारी हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। दूसरी हमारी क्या है, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। आपका मैंने आपको एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया, गुडविल। गुडविल के अलावा और क्या हो सकता है? मैकडोनल्ड जाते हो ना, आप दूर से एक साइन बोर्ड देखते हो, बड़ा सा एम लिखा होता है, मैकडी पहुंच गए, है ना। ऐसे ही पोलो यूएस का एक साइन है, ऐसे ही वुडलैंड का एक साइन है। ठीक है। ऐसे ही बर्गर किंग का एक साइन है। ये सब क्या है? ट्रेडमार्क्स। ठीक है। तो ये भी एक बिजनेस की फिक्स्ड एसेट होती है, ट्रेडमार्क्स। ठीक है। तो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है इस ट्रेडमार्क को, जिसका है वही इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको उनके ये ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने हैं तो आपको उनका कॉपीराइट लेना होगा। तो ये भी आपकी फिक्स्ड एसेट में आता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब सपोज जैसे मान लो मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, अब मैंने वो बुक बना दी, सपोज अकाउंट्स की मैंने बुक बनाई, ठीक है। अब मैंने बुक लिख ली, बना ली सारी, एक ही कॉपी बनाई ना, पेजेस के ऊपर लिखा होगा या कंप्यूटराइज किया होगा। अब मैंने उसको एक प्रॉपर बुक की शेप बनाकर उसको पब्लिश तो नहीं ना किया। अब एक पब्लिशर आता है, सपोज कल्याणी पब्लिशर आता है, तो वो कहता है कि जी लाओ आपकी बुक हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो वो मेरे से मेरा कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है, और मेरी बुक जो है वो मार्केट में उसको प्रॉपर बाइंडिंग करके एक बुक का शेप देके, एक प्रॉपर शेप देके तो मार्केट में उसे सेल करते हैं, ठीक है। तो मेरे से क्या लेते हैं? मेरा कॉपीराइट लेते हैं, बदले में मुझे क्या देते हैं? रॉयल्टी, मनी, पैसा, जस्ट लाइक कमीशन मुझे प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, ये भी जस्ट लाइक कॉपीराइट ही होते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी।
अब जो अगली हम एसेट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज करंट एसेट। करंट एसेट जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो लॉन्ग पीरियड होती हैं, लेकिन जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं वो शॉर्ट पीरियड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनका पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है, और ये शॉर्ट पीरियड कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड कितना होता है ये 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स। 1 ईयर कहो या 12 मंथ्स कहो एक ही बात होती है। ठीक है, और इन्हें इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली कन्वर्टेबल इन कैश। इन्हें हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स एसेट की बात करते हैं। मशीनरी आपने 5 लाख में खरीदी थी, ठीक है, आपको 10 साल हो गए उसको इस्तेमाल करते हुए। अब आप उसको बेचना चाहते हो, क्या आप 5 लाख की सेल कर पाओगे? नहीं, आपने उसे इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो आप उसे कम पैसों में सेल करोगे। एग्रीड। और आपको अगर उसे सेल करना भी है तो आपको कोई ऐड करना होगा, या किसी को इन्फॉर्म करना होगा, या किसी एजेंट से बात करनी होगी। ठीक है, फिर वो एजेंट आपके लिए कस्टमर ढूंढेगा, फिर आप उसके साथ डील करोगे, आपकी डील फाइनल होगी, फिर वो आपसे माल वो खरीदेगा। ठीक है, उसमें बहुत लंबा टाइम जाता है। अब ऐसा तो नहीं था ना, अभी हमने जब खरीदी 60,000 बेच दी, 10 साल बाद बेच रहे हैं, लॉन्ग पीरियड। बट ये जो एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स, इन्हें हमें विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेना होता है या फिर सेल कर देना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इजीली इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देंगे कैश एट बैंक। एक होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो है ही करंट एसेट, क्योंकि कैश हाथ में हमारे पास कैश है तो वो तो है ही, कैश है, मनी में ही है, तो उसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो हमारा कैश इन हैंड करंट एसेट हमेशा रहता है। कैश एट बैंक भी आपका करंट एसेट है, बैंक में पड़ा है, जब जरूरत है तब जाके निकाल लोगे। ऐसा नहीं है आज हमने जमा कराया बैंक में तो कई साल तक निकलवाएंगे नहीं। बिजनेस है भाई, पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, कभी जमा करा दिए, कभी विड्रॉ कर लिए, कभी जमा करा दी, कभी विड्रॉ कर ली। तो कैश जो है बैंक में घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड भी मैक्सिमम 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आप पैसे को संभाल के रखते हो। कहीं ना कहीं आपको जैसे कुछ कंडीशंस होती है, अगर आप करंट अकाउंट को ओपन करते हो या सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि आपको कितने टाइम में विड्रॉ, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो 12 महीने से ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके आ जाते हैं जी डेटर्स। अब ये डेटर्स क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटर्स होते हैं जो हमारे देनदार होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं जी बिल्स रसीवेबल। बिल्स रसीवेबल ये भी जस्ट लाइक आपके डेटर्स की तरह ही होते हैं। सपोज आपने माल बेचा, ठीक है, किसी ने आपसे माल खरीदा, उसने कहा जी मैं आपको पेमेंट जो है ना 2 महीने बाद दूंगा। तो अब 2 महीने तक मेरे पास क्या प्रूफ है? मैंने क्या किया, एक बिल बना लिया, ठीक है, और उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैंने इस बंदे को, उस बंदे का नाम मेंशन किया जाएगा, मेरे बिजनेस का नाम मेंशन होएगा, उस बंदे का नाम मेंशन किया जाएगा कि इस बंदे को मैंने कौन कौन सा सामान बेचा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका रेट है, और टोटल अमाउंट कितना बनता है, और कितने टाइम बाद वो मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो बंदा जो है, वो बायर जो है, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करके वो बिल मुझे दे देगा। जब वो मुझे पैसे देगा तो अपना बिल जो है वो वापस ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने साइन करके मुझे दिए ना, उस बंदे के लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसे देने हैं। ठीक है जी, तो मेरे लिए ये क्या हो जाता है जी, करंट एसेट हो जाती है। इसी तरह से आता है स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या है? जो आपके पास सामान पड़ा है, दैट इज योर स्टॉक, जो आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी। सपोज आपने 1 जनवरी को 10 कारें खरीदी, ठीक है, तो अब क्या ये 10 कारें आप बिजनेस में संभाल के रखोगे, बेचोगे ना उसको। ठीक है, आपने 6 कारें बेच दी, आपके पास बची कितनी, 4 कारें। तो शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक था,
10 कारों का, बीच में आपने कारें सेल कर दी 6 और साल के एंड में आपके पास बची 4 कारें, तो वो आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यानी जो स्टॉक आपके पास पड़ा है सेल करने के लिए वो आपका शुरू में है तो ओपनिंग स्टॉक है और एंड में है तो क्लोजिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सपोज मेरा बर्गर किंग है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मेरे पास बर्गर के बेस होंगे, बर्गर के अंदर डालने वाला मटेरियल होएगा, तो ये सारा सामान क्या है, स्टॉक है। जब तक मेरे पास पड़ा है वो मेरा स्टॉक है। जब मैं उसे यूज कर लूंगी तो वो मेरा स्टॉक जो है वो घटता रहेगा, घटता भी रहेगा, बढ़ता भी रहेगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैंने कारें सेल कर दी तो और नहीं खरीदूंगी। अब मेरा बिजनेस है कारें खरीदना और बेचना, तो मैं और खरीदूंगी, फिर और बेचूंगी, फिर और खरीदूंगी, फिर और बेचूंगी, ठीक है। तो मेरा ये जो स्टॉक है वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, करंट एसेट्स, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड की होती हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 1 ईयर का, 12 मंथ्स का रहता है और इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड जो हमारी आ जाती है जी, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, अब फिक्टिशियस आपको नाम से ही क्लियर होगा। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, फेक। फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है, फेक, जो फेक हो, ठीक है। एक्चुअली में ये एसेट नहीं होती, ठीक है, दे आर नॉट एसेट्स, दे आर नॉट एसेट्स एट ऑल। एक्चुअली में ये एसेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी however they are shown in the balance sheet as asset। इसे एसेट की तरह बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ओनली फॉर टाइम बीइंग, ओनली फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसे एसेट की तरह बिजनेस में बैलेंस शीट में एज एसेट शो किया जाता है, ठीक है। ये एक तरह के हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस में इनकर होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं किया जाता, ठीक है। विच आर नॉट राइट ऑफ, विच आर नॉट राइट ऑफ इमीडिएटली, जिन्हें इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं किया जाता, बल्कि इनका बेनिफिट जो है वो आपको लंबे समय तक मिलता है। यानी इन्हें आपको राइट ऑफ करना होता है मोर देन 1 ईयर, राइट ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा में इन्हें राइट ऑफ किया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, लोगों को मैंने एक नया, सपोज जैसे आजकल सैनिटाइजर का बहुत चल रहा है कोविड की वजह से, है ना, तो मैंने एक नया सैनिटाइजर लॉन्च किया है, तो मुझे उसको प्रमोट करना है ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा खरीदे। उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन किया एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट बनाया उसका प्रॉपर, और उसके ऊपर मेरा कम से कम 7 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। अब मेरा खर्चा तो हो गया, क्या मैं उसे इमीडिएटली राइट ऑफ कर दूं? 7 लाख रुपया कैसे बिजनेस में एकदम से राइट ऑफ होगा? अब इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। ऐसा नहीं आज एडवर्टीजमेंट बनाया तो आज वो ऐड किया तो कल को वो ऐड खत्म हो जाता है। एक ही ऐड आप बार बार कितनी बार देखते हो ना टीवी के ऊपर, कई साल तक एक ही ऐड को एज इट इज देखते रहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने वो एडवर्टीजमेंट जो किया उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड में मिलेगा। इसका मतलब उसका जो खर्चा है ये आप इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं करते हो। जैसे जैसे बिजनेस में उस प्रमोशन की वजह से आपको जो प्रॉफिट्स आते जाएंगे उसमें से आप इन्हें राइट ऑफ करते जाओगे। नेक्स्ट इज
एसेट्स की बात की, अगर बिजनेस में एसेट्स हैं, पैसा है, सामान है, तो कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। लायबिलिटीज मतलब देनदारियां। अगर लेनदारियां हैं तो देनदारियां भी बिजनेस में होंगी ही होंगी। ठीक है, तो अब ये लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। ठीक है, इट मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस जो अमाउंट पे करता है, पे करनी है, ठीक है, पे करने लायक है, तो वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी जो होती है टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स ओनर मीन्स कैपिटल। जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया वो बिजनेस की लायबिलिटी है। हमने कैपिटल जब पॉइंट किया था तो उसमें हमने यही कहा था कि जो कैपिटल है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। तो जो कैपिटल है वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, तो दूसरी क्या है हमारी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी टुवर्ड्स आउटसाइडर। जैसे अगर हमने किसी से माल खरीदा है, उसको पैसा देना है, हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है तो उसका रेंट देना है, तो ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से हो सकती है, या फिर जैसे मान लो हमने बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से पैसा उधार लिया, या बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू करना था उसके लिए हमने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ये बिजनेस को रिटर्न करना होगा। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें रीपे भी करना होता है, तो वो बिजनेस की क्या हो जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। जैसे हमने एसेट्स की थी बिल्कुल उसी तरह से है नॉन करंट लायबिलिटी, second is current liability, and third one is contingent liability। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की। ये आपकी फिक्स लायबिलिटी है। ठीक है, ये टुवर्ड्स ओनर एंड टुवर्ड्स आउटसाइडर दोनों की ही तरफ रहती है। तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की जो एग्जांपल रहती है दैट इज कैपिटल, बैंक लोन और डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये एक तरह का लोन ही होता है। बैंक लोन तो हमने बैंक से लिया, जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमने पब्लिक को इशू किया और पब्लिक से लोन लिया है। दैट इज आवर ऑल्सो कंसर्न विद लोन। ठीक है जी, लेकिन इनका टाइम पीरियड भी लॉन्ग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज बिजनेस में पैसा लगाया, कल को बिजनेस बंद किया, अपने पैसे लिए, घर चले गए। आज बैंक से लोन लिया, कल को रीपे कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर हमने बैंक से लोन, सपोज मैंने 20 लाख का लोन ले लिया, तो मैं कल को कैसे रिटर्न करूंगी? अगर रिटर्न ही करना तो फिर लिया क्यों? ठीक है ना, तो मैंने सपोज वो लोन ले लिया 10 साल के लिए कि मुझे ये लोन जो है 10 साल में पे करना है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म जो तुम्हारा टाइम पीरियड होता है ना, वो 3 साल से लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, मिनिमम 3 साल का तो रहता ही है। उससे ज्यादा वो कितना भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो शॉर्ट पीरियड होती है, 12 मंथ्स की, जैसे हमने करंट एसेट्स की बात की थी। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हमारे रहते हैं क्रेडिटर्स। जैसे उसमें हमने बोला था डेटर्स जो हमारे देनदार है, क्रेडिटर्स जिनको हमने देना है, जो हमारे लेनदार है। वहां पे हमने बात की थी बिल्स रिसीवेबल की, यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्स पेएबल की। अगर हमने माल खरीदा है क्रेडिट बेसिस पर तो हम देनदार हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स
शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होते हैं? बहुत सारे लोन्स ऐसे होते हैं, जैसे 15 दिन के लिए आपने लोन लिया, कुछ घंटों का लोन होता है, ठीक है। बहुत सारी बैंक की टर्म्स होती हैं जो हमें इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो 12 महीने में मैक्सिमम जिसका टाइम पीरियड लोन का 12 महीने का रहेगा वो आपका शॉर्ट पीरियड माना जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाता है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो हमारा बिजनेसमैन होता है ना, वो बैंक में ज्यादातर करंट अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। करंट अकाउंट में क्योंकि बिजनेसमैन को काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो उस वजह से वो बैंक वो जो है अपना करंट अकाउंट ओपन करता है। उसमें एक फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट की होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि जितनी आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है उससे ज्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी एक लिमिट बना देते हैं। सपोज आपकी लिमिट बना दी उन्होंने 10 लाख की, कि आप 10 लाख तक विड्रॉ करा सकते हो। सपोज आपके अकाउंट में 7 लाख रुपया ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आपको 10 लाख की जरूरत है, तो आप टोटल 3 लाख और एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा आपने विड्रॉ किया वो आपकी क्या हो जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो वो आपको विद इन 12 मंथ्स आपने बैंक को रिटर्न करने होते हैं, इसलिए इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है और ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाती है। जो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो मे और मे नॉट होती है। मे और मे नॉट कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई कोर्ट में किसी प्रॉपर्टी को लेकर किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, और हमारा कोर्ट में कोई केस शुरू हो गया। अब इस केस ये जो जब हमारे कोर्ट में केस जाते हैं तो आपको पता है बहुत साल तक चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोज आप लोग अदालत देख रहे हो तो वहाँ पे केडी पाठक नहीं होता जो 2 दिनों में 4 दिनों में आपके केस का फैसला करा देता है। तो आपके जो केस है वो सालों साल तक चलते रहते हैं, ठीक है। तो उस केस में सपोज मेरा कोई केस है तो और मैंने उसमें कोर्ट में केस कर दिया और मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये केस जो है ना कम से कम 10 साल तक चलेगा और इसके ऊपर मेरा जो खर्चा है वो कम से कम 8 लाख का हो जाएगा, ठीक है। अब ये खर्चा जरूरी है मेरा होगा 8 लाख का ही होगा। ये तो मे और मे नॉट हो गया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशंस हैं। हो सकता है मेरा केस 10 साल से पहले ही खत्म हो जाए। मैंने आज कोर्ट में केस किया और मुझे केडी पाठक मिल गया और 1 महीने के अंदर अंदर मेरा केस का डिसीजन हो गया, तो मेरा 8 लाख का खर्चा ही नहीं हुआ, मेरा खर्चा सिर्फ 2 लाख का हुआ। तो वो मेरा एक्चुअल खर्चा है, बाकी का जो 6 लाख है वो मेरा नहीं। तो ये मेरी क्या होगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसे हम बैलेंस शीट में एज कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करते हैं कि ये मेरा खर्चा हो भी सकता है, ये मेरी लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है।